चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। इसी सन्नाटे के बीच अंजलि के कानों में कुछ अजीब सी साएं साएं की आवाज़ें आ रही थी। उसने इस आवाज़ को ध्यान से सुना और इस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगी। उसी के साथ उसे एक बीप की आवाज़ भी सुनाई दी थी, जो शायद उसके बिल्कुल पास से ही आ रही थी। पहले उसने इन आवाज़ों को बड़े ध्यान से सुना कि यह किस चीज़ की आवाज़ें हैं। काफ़ी देर बाद वह पहचान पाई कि यह पंखा चलने की आवाज़ है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था न जाने वह कब से सोई हुई थी और अब एक बहुत लंबी नींद के बाद जागी हो। आंखें बंद किए ही वह बहुत कुछ सोच रही थी। उसने अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन ना तो वह आंखें ही खोल पा रही थी और ना ही उसके होंठ काम कर रहे थे कि वह किसी को आवाज़ दे सके। लेकिन उसके कान सब कुछ सुन पा रहे थे और उसका दिमाग भी सब कुछ सोच पा रहा था। और इन पंखों की साएं साएं के अलावा उसको दूसरी जिस चीज़ की आवाज़ आई थी, वह एक तरह की बीप की आवाज़ थी। उसने अपने दिमाग को दौड़ाया इस आवाज़ को पहचानने के लिए। इस तरह की आवाज़ों को वह बखूबी पहचानती थी। वह समझ चुकी थी कि यह आवाज़ अस्पताल में रखे गए किसी इंस्ट्रूमेंट की थी। उसने अपने हाथ पैर हिलाने की लाख कोशिश की, पर उसका जिस्म तो जैसे लोहे का हो चुका था। इन्हीं कोशिशों के बाद वह अपने को बिल्कुल लाचार महसूस कर रही थी। आखिरकार उसने हार मान ली, क्योंकि उसका अपना वजूद पूरी तरह सुन्न महसूस हो रहा था। वह आंखें खोलकर देखना चाहती थी, पर वह नाकाम थी, क्योंकि उसकी आंखें इतना भारीपन महसूस कर रही थी कि जैसे किसी ने उनके ऊपर कोई ज़्यादा भारी चीज़ रख दी हो। वह अपने को ऐसे महसूस करके बहुत दुखी हो गई थी। वह अपनी हालत को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। वह इस तरह से इस हालत में क्यों है? यहाँ तक कि वह यह सवाल भी खुद से कर रही थी कि वह खुद कौन है। लाख कोशिशों के बाद भी उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पर बहुत ज़ोर डाला, पर नाकाम रही। यह सारी सोच उसके दिमाग में तेज़ी से दौड़ रही थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए थे, जो उसके कानों के पास से होते हुए तकिए पर गिर रहे थे। तभी अंजलि को दरवाज़ा खोलने की आहट सुनाई दी। कोई चलता हुआ उसके पास आया। उसने अंजलि को छुआ। वह उसकी नब्ज़ चेक कर रहा था। उसके माथे पर हाथ लगाकर देखा। तभी उसने एक चिल्लाहट के साथ डॉक्टर को आवाज़ दी। डॉक्टर, डॉक्टर, यहाँ देखिए, इस लड़की की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर डॉक्टर्स आए और अंजलि के चारों तरफ शायद डॉक्टर्स की भीड़ थी। उसके चारों तरफ कई लोग एक साथ बोल रहे थे। वह सब कुछ सुन पा रही थी। वह चाहती थी कि वह उन्हें अपनी हालत के बारे में बताए, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर दोबारा किसी ने उसके दिल की धड़कन चेक की। उसकी आंखों को खोलकर उसकी आंखों की पुतलियों को चेक कर रहा था। कोई उसकी नब्ज़ चेक कर रहा था। लगातार कई लोग उसके चारों तरफ उसको चेक करने में लगे थे। थोड़ी ही देर बाद वह शोर कम होता चला गया, लेकिन शायद कमरे में अभी भी एक दो लोग थे। तभी अंजलि को अपने माथे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ था। उसके साथ ही किसी की आवाज़ आई थी कि डॉक्टर, आज जो हुआ है नहीं होना चाहिए था। हमें कैसे भी करके इसको रोकना होगा। वह तो शुक्र है कि हमें समय रहते पता हो गया, वरना अगर यह लड़की होश में आ जाती तो तुम जानते हो क्या हो सकता था। हमारी खड़े खड़े ही नौकरी चली जाती और उसके साथ ही हमारी इज्जत भी खाक में मिल जाती। अब अलग से हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जिसके आंसू निकलने का मतलब जानते हो कि यह किस कंडीशन में होता है। मैंने तुम्हें पहले कहा भी था कि इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज ये सब हुआ है। मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। अब आगे से तुमने इसका बहुत ध्यान रखना होगा। हर घंटे के बाद स्पेशली आकर इसका चेकअप करना है। अगर तुम्हारी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और सबसे पहले तो उस नर्स की ड्यूटी यहाँ से हटाओ। उसका मुंह बंद करो, जैसे आज उसने शोर मचाकर पूरा अस्पताल इकट्ठा कर लिया था। मुझे उससे अच्छी की कोई उम्मीद नहीं है। वह किसी के सामने भी अपना मुंह खोल सकती है। तुम उसका मुंह बंद करो, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। अगर उसकी जान लेनी है तो भले ही वह भी कर गुजरो। हाँ, अगर पैसे पर मान जाती है तो उसको इतना पैसा दे दो कि वह जीवन में कभी भूल कर भी अपना मुंह ना खोले और इस कमरे तक ना आए।
आज तो हम बाल-बाल बच गए हैं, अगर आने में ज़रा सी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था और इस कुछ भी का मतलब तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। इतना कहकर वह आदमी चुप हो गया था। फिर उसके साथ ही दूसरे आदमी की आवाज़ आई थी, जो पहले को कह रहा था, भला इससे बेहतर इसका मतलब और कौन जान सकता है। उसके साथ ही उसने पहले आदमी को चिंता मुक्त करते हुए कहा था कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी और वह आज ही उस नर्स का कोई पक्का इंतज़ाम कर देगा। शायद अब वह दोनों वहाँ से चले गए थे। अंजलि उनकी आवाज़ सुनते हुए उनकी बातों से अंदाज़ा लगा रही थी कि न जाने ये कौन लोग हैं। अगर ये मेरे कोई हमदर्द हैं तो फिर ये मुझे होश में क्यों नहीं आने देना चाहते, पर इस बात को क्यों छुपाना चाहते हैं कि मैं होश में आ रही हूँ। और अगर ये मेरे दुश्मन हैं तो फिर मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं कि हर घंटे बाद मेरा चेकअप के बारे में इन्होंने कह दिया। अंजलि यह सब अपने अंदर ही अंदर अपने से ही सवाल जवाब किए जा रही थी। ऐसे ही पड़े-पड़े अंजलि को न जाने कितने घंटे गुज़र गए थे, जब एक बार से फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और कदमों की आहट उसको सुनाई दी, जो फिर से अंजलि की तरफ आते जा रहे थे। फिर किसी ने आकर गीले कपड़े से उसके हाथ-मुँह साफ़ किए थे। साथ ही साथ वह कह रही थी, न जाने इतनी खूबसूरत लोग इतनी बुरी किस्मत लिखवाकर कैसे लाते हैं। अब इतनी सुंदर और प्यारी लड़की है, न जाने इसको क्या हो गया है। वह लोग तो कह रहे थे कि पिछले 5 साल से कोमा में है। इसके मुँह से निकलने वाली ये बात अंजलि पर क़यामत की तरह टूट पड़ी थी। मैं पिछले 5 साल से कोमा में थी। इस बात का क्या मतलब था कि 5 साल से मैं इसी तरह बेजान थी। अंजलि के दिल में एक दर्द की लहर उभरी। उसकी धड़कन एकदम बढ़ने लगी थी और सांस उखड़ने लगी थी। तभी उस नर्स ने अंजलि की हालत को देखकर शायद किसी को कॉल मिलाई थी। 5 मिनट के बाद ही उसे अपने पास एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, जो जल्दी-जल्दी में नर्स को कुछ न कुछ कह रहा था। अंजलि उसकी आवाज़ को पहचान रही थी। यह शायद वही आदमी था जो कल उसके बेड के पास आकर बोल रहा था। वह आदमी उस औरत से बात भी कर रहा था और जल्दी-जल्दी अंजलि का चेकअप भी किए जा रहा था। उसने कल की ही तरह अंजलि को कोई इंजेक्शन लगाया और फिर वह कहीं अंधेरों में खुद को खोया हुआ महसूस करने लगी और वह धीरे-धीरे बेहोश हो गई थी। दोबारा जब अंजलि को होश आया तो फिर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाई थी। अंजलि को इतना तो समझ में आ चुका था कि ये लोग उसको जो इंजेक्शन देते हैं वह बेहोशी के होते हैं, क्योंकि जब भी उसको ये इंजेक्शन लगाए गए तो अंजलि बेहोश हो जाती थी। अब अंजलि ये जानने के लिए और भी बेताब थी कि आखिर वह कौन लोग हैं जो उसको ठीक होने के बावजूद ठीक नहीं होने दे रहे, क्योंकि उसे बार-बार बेहोशी के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। वह सोचे जा रही थी कि आखिर वह यहाँ अस्पताल में कैसे आई थी और कैसे कोमा में आई। एक के बाद एक सवाल उसके अंदर बहुत तेज़ी से उभर रहे थे। कल वाली 2 आवाज़ उसे अभी भी सुनाई दे रही थी। वह दोनों अंजलि की सुधरती हालत देखकर परेशान हो रहे थे। जाने उन्होंने ऐसा क्या किया था जो वह इतने डर रहे थे कि अंजलि की रिकवरी करने के बावजूद उसे रिकवर करने नहीं दे रहे थे। ऐसी कौन-सी बात थी जो वह अपने प्रोफ़ेशन के लिहाज से भी नहीं रख रहे थे, क्योंकि डॉक्टर का पहला फ़र्ज़ मरीज़ की जान बचाना होता है। मगर ये तो कुछ और ही कर रहे थे। वह दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें कर रहे थे, इस बात से अनजान कि अंजलि उनकी एक-एक बात सुन रही थी। अब अंजलि हर समय बस ये इंतज़ार करती कि कब वह आएँगे और कब कुछ बात करेंगे और वह उनकी बातें सुनकर अपने बारे में कुछ पता लगा सकेगी, क्योंकि अब बस यही एक तरीका था जिससे अंजलि अपनी पहचान कर सकती थी। उन 2 आदमियों की बातें सुनकर यही कुछ लगता था कि वह उसके बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब बस अंजलि जल्दी से जल्दी अपनी पहचान पता करना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि आज के बाद वह किसी को भी उसके होश में होने का पता चलने नहीं देगी, क्योंकि उन लोगों को ज़रा-सा भी उसकी हालत सुधरने का पता चलता तो ये उसकी कोई न कोई इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते थे, जबकि वह ज़्यादा से ज़्यादा होश में रहना चाहती थी। उन 2 आदमियों और उस नर्स के अलावा कोई भी उस कमरे में नहीं आता था। अब उन आदमियों से अंजलि को डर भी महसूस नहीं होता था, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसको इन लोगों से जान का खतरा तो नहीं है। अगर इन्हें अंजलि को जान से ही मारना होता तो यूँ इतने सालों तक कोमा में ना रखते। अब तक तो उसका कहीं अता पता भी ना होता। अंजलि अपने मन में सोचती रहती थी,
ज़रूर ही इन लोगों को मुझसे कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचना है। अब अंजलि को यही सब पता करना था। समय यूं ही गुजरता जा रहा था। एक दिन यूं ही अंजलि खुद को हिलाने की कोशिश कर रही थी जब कोई बहुत तेज़ आवाज़ में बोलता हुआ कमरे में आया। आने वाला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, जबकि पहली आवाज़ों वाले दोनों आदमी उसको लगातार जाने क्या-क्या कहे जा रहे थे। वह गुस्से वाली आवाज़ वाला आदमी उन दोनों आदमियों पर बरस रहा था और कह रहा था, "ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि ये रिकवर हो रही है। बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? मेरी बताई गई दवाइयाँ इसको दी जा रही हैं, तो उनसे ये रिकवर कैसे हो सकती है? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम जानते हो ना, अगर ये होश में आ गई तो क्या होगा?" और पिछले दिनों मैंने सुना कि इसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मैंने तुम लोगों को कहा हुआ है कि मुझे इसके एक-एक पल की रिपोर्ट चाहिए। फिर इतनी ज़रूरी खबर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? उस इंसान का गुस्सा किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था, जबकि पहले दो आदमियों में से एक आदमी ने उससे कहा, "जैसा आप समझ रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं निकले थे, बल्कि वह तो इसकी ड्रिप लीक हो गई थी। उसी की कुछ बूंदें आंखों पर पड़ी थी, तो वह नर्स उसको आंसू समझ बैठी थी। अगर ऐसी कोई बात होती, तो हम सबसे पहले आप ही को बताते। और ये भी कहा कि इसकी रिकवरी वाली बात बिल्कुल गलत है। इसके अंदर कोई रिकवरी नहीं आई है, बिल्कुल पहले की जैसी है, एक ज़िंदा लाश की तरह, बस सिर्फ सांसें ही चल रही हैं। उन तीनों की बहस जारी थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अंजलि उनके एक-एक शब्द को सुन पा रही थी। अंजलि सोच रही थी कि इस आदमी ने जो भी कुछ इस गुस्से वाले आदमी को बताया, जो शायद इन डॉक्टर्स का हेड है। अंजलि को उस छोटी डॉक्टर की बात सुनकर बड़ी हैरानी हो रही थी। उसने जो भी कुछ अंजलि के बारे में बताया था, वह सब का सब झूठ था। उसके बाद वह लोग वहाँ से चले गए थे। अंजलि को सारी बात समझ में आ चुकी थी। वह डॉक्टर, जो शायद जूनियर डॉक्टर थे, और अंजलि के बारे में उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर को झूठ बताया था। कहीं न कहीं वह अंजलि से हमदर्दी रख रहे थे और वह अंजलि को रिकवर होने में मदद भी कर रहे थे। शायद उसके कारण ही अंजलि इतना रिकवर हो पाई थी, और वह जो दूसरा जो कोई हेड था, उसकी आवाज़ अंजलि पहचान चुकी थी। इस आवाज़ को भला वह कैसे भूल सकती थी? ये वही आवाज़ थी जो अंजलि की इस हालत का ज़िम्मेदार है। धीरे-धीरे अंजलि को बहुत कुछ याद आता गया। दूसरे दिन अंजलि अपनी पूरी कोशिश के साथ अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा करने में उसे अपने पूरे शरीर में दर्द भरी लहर उठती हुई महसूस हुई थी। लेकिन उस समय अंजलि को हिम्मत करनी थी, और आज वह ऐसा करने में कामयाब भी हो चुकी थी। लेकिन तभी उसे किसी के बोलने की आवाज़ आई, और वह बेहोशी का नाटक करते हुए खामोश लेट गई, और बाहर से आई हुई आवाज़ धीरे-धीरे उसके करीब आ गई थी। ये वही तीनों थे जो कल उसके पास आए थे। उनका हेड आज भी बड़ी गुस्से वाली आवाज़ में दोनों दूसरे डॉक्टर से पूछ रहा था कि अब इसका क्या हाल है? क्या ये रिकवर तो नहीं कर रही? और बहुत कुछ उसने अंजलि के बारे में पूछा। उसकी आवाज़ से अंजलि के लिए नफ़रत साफ झलक रही थी। तभी अंजलि को अपने गले पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ, जिसने एक पल में अंजलि को उसकी पहचान करा दी थी। तभी अंजलि को अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी का एक-एक पल याद आने लगा था। तभी अंजलि ने एक झटके से अपनी आँखें खोली थी, और 1 मिनट से पहले ही उसने अपने ऊपर झुके हुए उस आदमी को अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर किया था। अंजलि को होश में आता देख कमरे में मौजूद तीनों डॉक्टर हैरान थे। उन तीनों को अंजलि अच्छी तरह जानती भी थी और पहचानती भी थी। आज की कहानी का पहला भाग यहीं तक। अब क्या होगा आगे? आखिर अंजलि कोमा में कैसे पहुंची? और वह तीनों आदमी कौन हैं? क्या वह डॉक्टर ही हैं या कोई और? क्या अंजलि पूरी तरह ठीक हो पाएगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।